नवंबर 2021 में चाइना ने तिब्बत में न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर की एक्सरसाइज कंडक्ट करी। अब हमने न्यूक्लियर और केमिकल वारफेयर के बारे में तो सुना ही है। न्यूक्लियर वारफेयर में मिसाइल्स और बॉम्ब्स का यूज किया जाता है जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करती है, जबकि केमिकल वारफेयर में केमिकल्स और गैसेस का यूज किया जाता है अटैक करने के लिए। बट ये बायोलॉजिकल वारफेयर क्या है? बायोलॉजिकल वारफेयर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का यूज किया जाता है किसी इंसान, जानवर या फिर पेड़ पौधों को मारने के लिए। सिंपल शब्दों में कहें तो नॉन ह्यूमन लाइफ फॉर्म का यूज करते हैं किसी भी ह्यूमन लाइफ फॉर्म को खत्म करने के लिए। इस तरह का अटैक जिस भी पॉपुलेशन पर करा जाता है वहां के लोगों को बहुत तरह की फिजिकल और मेंटल बीमारियां होती हैं और इसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं कि हिस्ट्री में इस तरह के बायोवार या फिर इस तरह के बायो वेपन्स का यूज कब हुआ था। और 1930 में चाइना और जापान के बीच वॉर चल रहा था। उस टाइम जापानीज ने ऐसी मक्खियों को चुना जिनके अंदर प्लेग नाम का एक बैक्टीरिया था। इन मक्खियों को बॉम्ब्स के अंदर भरा गया और जापानीज एयरफोर्स ने इन बॉम्ब्स को चाइना की 2 बड़ी शहरों पर घेर दिया। इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इस हमले से चाइना में लाखों लोगों की जान गई। इसी तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जापान ने चाइनीज प्रिजनर्स को पकड़ा और उनके अंदर कॉलेरा, एंथ्रैक्स और प्लेग जैसे बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा ताकि उनके रिजल्ट्स को स्टडी कर सकें। इसी तरह साल 2001 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ मीडिया हाउसेस के अंदर कुछ लेटर्स आए थे। इन लेटर्स के साथ साथ एंथ्रैक्स बैक्टीरिया के स्पोर्स भी आ गए थे, जिस वजह से 22 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और इसमें से 5 लोगों की जान भी चली गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था। इस वॉर के टाइम पर दोनों ही कंट्रीज ने अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटीज बढ़ाई थी, जैसे कि स्पेशली न्यूक्लियर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम भी चालू कर दिए थे। कहा जाता है कि दोनों ही साइड्स ने, दोनों ही कंट्रीज ने ऐसे एरोजोल स्प्रेज बनाए थे जिनके अंदर बैक्टीरिया और वायरल एजेंट्स को आराम से किसी भी प्लेन या मिसाइल के जरिए किसी और देश पे हमला करने के लिए यूज किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या इस तरह के बायो वेपन्स के रिगार्डिंग कोई लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो करता है। साल 1972 में BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन नाम से एक ट्रीटी साइन करी गई थी। 1975 में ये इफेक्ट में आई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के बायो वेपन का प्रोडक्शन यानी बनाना, उसको रखना या फिर ट्रांसफर करना कंप्लीटली बंद था, बैंड था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्रीटी इतनी ज्यादा इफेक्टिव रही थी? तो इसका आंसर है शॉर्ट में नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स के बारे में सबने सुना है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। 1980 में स्मॉल पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये दुनिया से खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी दुनिया में ऐसी 2 लैबोरेटरीज हैं जहां पर ये आज भी प्रेजेंट है स्मॉल पॉक्स के सैंपल्स। एक लैबोरेटरी है रशिया में और दूसरी ऑब्वियसली अमेरिका में। तो ये तो वो 2 लैब्स है जहां पर लीगली ये प्रेजेंट है, लेकिन इलीगली स्मॉल पॉक्स के सैंपल्स कितनी जगह पे प्रेजेंट है किसी को नहीं पता। बायो वेपन्स को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में वो बायो वेपन्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क वाले हैं और बहुत हाई मोर्टेलिटी यानी बहुत बड़ी मात्रा में डेथ कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स, स्मॉल पॉक्स। कैटेगरी बी में वो वेपन्स आते हैं जो कि कंपेरेटिवली मीडियम रिस्क के हैं और लो मोर्टेलिटी यानी कम जान का नुकसान होता है उनकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल राइसिन टॉक्सिन। और कैटेगरी सी में वो वेपन्स आते हैं जो कि कंपेरेटिवली नए हैं, लेकिन उनको अगर इंजीनियर ढंग से करा जाए तो उनको बहुत ही ज्यादा वास्ट डिस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हांटा वायरस और नीपा वायरस। अब सवाल यह आता है कि बायो वेपन से खतरा क्या है? तो इसमें कई तरह के खतरे हैं। सबसे पहला आता है कॉस्ट इफेक्टिव, जहां पर कन्वेंशनल वॉर स्ट्रेटेजीज जैसे असॉल्ट राइफल्स, वॉर प्लेन्स और फाइटर जेट्स, इस तरह के न्यूक्लियर मिसाइल्स ये काफ़ी महंगी होती हैं। कंट्रीज साल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं इनको खरीदने और बनाने के लिए। दूसरी तरफ बायो वेपन्स कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सस्ते और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और उल्टा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। सेकेंड थ्रेट है एनोनिमिटी। कन्वेंशनल वॉर जिसमें आर्मीज आमने सामने से लड़ती हैं या फिर नए तरह के न्यूक्लियर और केमिकल वॉर्स, इनमें यह प्रॉब्लम है कि दिखता है कि सामने से लड़ कौन रहा है, पता चल जाता है। इससे क्या होता है, इंटरनेशनल शेमिंग होती है। ऐसे टाइम पर बायो वेपन्स काम आते हैं क्योंकि पता तो चलता ही नहीं कि किस कंट्री ने किस पर छोड़ा है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है डिप्लॉयमेंट। बायो वेपन्स को काफ़ी तरह से रिलीज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे हवा में छोड़ सकते हैं, पानी में मिला सकते हैं, फूड क्रॉप्स में इन्फेक्ट कर सकते हैं। यानी जिंदा रहने के लिए जो 3 सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं, खाना, पानी, हवा, आपने तीनों को इन्फेक्ट कर दिया है तो उस पॉपुलेशन का क्या हाल होगा इसका आइडिया आपको लग ही सकता है अच्छी तरह से। अगला थ्रेट है मास डिस्ट्रक्शन। ये बायो वेपन्स बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस के केस में आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी एक कोविड का वायरस जो होता है वो दूसरे आदमी में इन्फेक्ट कर देता है। कोविड के बारे में तो कहा जाता है कि ये किसी चमगादड़ से नहीं बल्कि चाइना की एक लैब से निकला था। अब हालांकि इस थ्योरी को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था, बट हु नोस। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्रेट है बायो टेररिज्म। अगर इस तरह का बायो वेपन किसी भी टेरर ग्रुप के हाथ लग जाता है तो बहुत ज़्यादा खराब हालात होने वाले हैं। एक कंट्री किसी भी बायो वेपन को यूज करने से पहले फिर भी सोचेगी, लेकिन टेररिस्ट ग्रुप क्यों सोचेगा? उन्हें किसी को जवाब तो देना नहीं है, तो वो आराम से किसी भी पॉपुलेशन पर इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि आखिर इंडिया के लिए बायो वेपन से क्या खतरा है, फिर बायो वॉर से इंडिया को क्या खतरा है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले आता है क्लाइमेट। इस तरह के बायो वेपन्स यानी बायोलॉजिकल एजेंट एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे बर्फ में, गर्मी में। और इंडिया का क्लाइमेट तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है इनकी ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर ये आराम से ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फैल सकते हैं। दूसरा फैक्टर आता है लॉन्ग कोस्ट लाइन यानी समुद्र तट। अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन में कहीं से भी इस तरह का बायो वेपन को रिलीज किया जा सकता है। अगर किसी तरह का फिजिकल इंटरफेरेंस होता है तो उसको तो नेवी और कोस्ट गार्ड ऑब्वियसली रोक ही लेंगे, लेकिन पानी के थ्रू कुछ भी आता है, इसको रोकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तीसरा फैक्टर आता है पॉपुलेशन का। इंडिया की पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ है और आपने देखा था कोविड के टाइम पर कितनी जल्दी वायरस फैला था। तो इस पॉपुलेशन के अंदर अगर किसी भी तरह इस तरह का कोई बायो वेपन यूज किया जाता है तो बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है। हालांकि कोविड को हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, डॉक्टर्स ने, सैनिटाइजेशन वर्कर्स और गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्टली और ब्रेवली हैंडल किया था, बट हमें फ्यूचर के लिए भी रेडी होना ही चाहिए। अगला फैक्टर आता है ज्योग्राफिकल पोजिशन। इंडिया को वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान से इशू चल रहा है, नॉर्दर्न और ईस्टर्न फ्रंट से चाइना से इशू चल रहा है। तो लैंड पर आर्मी के थ्रू तो हमने पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स को हटा रखा है, ऊपर से हमने चाइनीज की जो आर्मी है उनको भी पीछे धकेल रखा है। लेकिन अब खतरा बन रहा है बायो वेपन्स का। 2020 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई थी जिसमें वो लोग एंथ्रैक्स बैक्टीरिया पर रिसर्च करने वाले थे। जिस दिन हमारे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था, उससे जस्ट एक दिन पहले उन्होंने बिम्स्टेक कंट्रीज के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बायो वॉर का खतरा बढ़ रहा है और देशों को इससे लड़ने के लिए अपने आप को कैपेबल बनाना होगा, तैयार रखना होगा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बायो वॉर का खतरा कितना ज़्यादा है हमारे देश के लिए और आसपास के सभी देशों के लिए। जिस तरह हर देश की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, कंट्रीज कन्वेंशनल वॉर प्रैक्टिसेस को छोड़कर बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ जा रही हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस डेब्री के बारे में, यानी वो कचरा जो हम इंसानों की वजह से स्पेस में हमारे अर्थ के चारों ओर घूम रहा है और इससे हमें क्या खतरा है। ये टॉपिक सुनने में जितना सरल लगता है उतना है नहीं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।